आंख खुली तो छप्पर के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। जल्दी से पराली के ढेर से बाहर निकला तो आंगन में धूप ही धूप थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10:30 बज रहे थे। कोठरी की दीवार की ओट में आकर मैंने बाग का जायजा दिया। बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। मुझे शाखों पर लगे हुए कच्चे पक्के सेब दिखाई दिए। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मेरे सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं है तो मैंने एक दरख्त से 2-3 पके हुए लाल सेब तोड़े और वहीं दरख्त की ओट में बैठकर खाने लगा। अचानक 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर सबसे आखिरी दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। आवाज गफारा की कोठरी की जानिब से आ रही थी। आवाज करीब आई तो मैंने गफारा को एक आदमी के साथ बातें करता सेब के दरख्तों की जानिब आता हुआ देखा। वो एक जगह दरख्तों के दरमियान रुक गए। उसके साथ जो आदमी था उसने कश्मीरी फरन पहन रखी थी और सर पर गरम टोप और कांधे पर कश्मीरी चादर थी। वो कश्मीरी जबान में बातें कर रहे थे। शायद सेब की पकी हुई फसल का सौदा हो रहा था। गफारा ने उसे दरख्त पर से एक सेब भी उतार कर खिलाया। अजनबी कश्मीरी ने मुस्कुराकर गफारा को कुछ कहा और सेब जेल में डालकर उसके साथ वापस चल दिया। बाग के किनारे पर कोठरी से चंद कदमों के फासले पर नीचे गांव को पगडंडी जाती थी। वहां जाकर दोनों खड़े बातें करते रहे। फिर वो आदमी गफारा से हाथ मिलाकर नीचे उतर गया और गफारा वापस कोठरी के पास आया और ताला खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। मैं दरख्त के पीछे से निकला और कोठरी के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। मैंने गफारा को सलाम किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका पहला जुमला ये था, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मुझे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे देखकर घबरा गया था। पुल तबाह हो गया है। सुना है कितने ही भारतीय फौजी मारे गए हैं। तमाम तिहाद को फौज ने घेरे में ले लिया है। घर घर तलाशी ली जा रही है। भारतीय कई लोगों को पकड़कर ले गए हैं और उनके जासूस जगह जगह फिर रहे हैं। जब मैंने गफारा को अपने ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी तो उसने गहरा सांस भरते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भारतीय फौज हमारे गांव में भी आने ही वाली है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं, तुम पकड़े जाओगे। इसलिए तुम्हें तहखाने में छुप जाना चाहिए। मैं मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जल्दी करो, डोगरा सिपाही जहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। उन्होंने पिछले 2 देहात में आग लगा दी है। मैं कोठरी से निकलकर गफारा के साथ बाग में उस जगह आ गया जहाँ रात भर की शदीद बारिश के बाद भीगे हुए सूखे पत्तों और शाखों का ढेर था। गफारा ने झाड़ झंकार को एक तरफ से हटाकर लकड़ी का तख्ता परे हटाया और मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मैं नीचे जाकर हालात देखता हूँ। तुम्हारे लिए खाने को भी लाऊंगा। तुम यहाँ से किसी हालत में भी बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊं, समझे? हाँ, ये एक लफ्ज कहकर मैं गड्ढे में उतर गया। गफारा ने लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया और झाड़ झंकार उस तरीके से ऊपर रखा कि तख्ता के नन्हे सुराख में से ताज़ा हवा अंदर आती रहे। वो चला गया। उस गड्ढे में मुझे बाहर की ठंड से जरूर निजात मिल गई थी, लेकिन बेहद हबस था और लगता था कि मैं जिंदा दरगोर हो गया हूँ। गड्ढे में मच्छर भी कहीं से आ गए थे। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे वहां कितनी देर तक कैद रहना होगा। बहरहाल ये उससे बेहतर था कि मैं डोगरा फौज की कैद में चला जाऊं और वो मुझे भयानक अजियतें दे देकर हलाक कर डालें। अजियतों से मेरा ध्यान अपने साथी कमांडो नंबर 9 की तरफ चला गया। दिल में दुआ मांगने लगा कि खुदा करे वो शहीद हो गया हो, जिस तरह हमारे तीसरे साथी कमांडो नंबर 8 ने दुश्मन के पुल को उड़ाकर शहादत का रुतबा पा लिया था। मेरी आंखों के सामने कमांडो नंबर 9 की खशखशी दाढ़ी और तांबे जैसा चमकीला चेहरा, गहरी तेज आंखें और घुटा हुआ जिस्म घूमने लगा। मेरे दिल ने कहा कि वो भी यकीनन शहीद हो चुका होगा, क्योंकि किसी कमांडो का दुश्मन फौज के हत्थे चढ़ने से बेहतर होता है कि वो शहीद हो जाए। तारीख तय खाने में बैठा मैं देर तक उन्हीं ख्यालात में गुम रहा। बैर सन्नाटा छाया था। किसी वक्त परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। कुछ देर बाद 2 फायर हुए। ये पिस्तौल के फायर की आवाज थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे गांव की तरफ से आई थी। मैं हमतन गोश हो गया। अब कुछ आवाजें ऊपर की तरफ आ रही थीं। मैंने जेब से दस्ती बम निकालकर अपनी मुट्ठी में थाम लिया। ये बम मुझे नहीं बचा सकता था, लेकिन मरने से पहले मैं 2-1 को जरूर मारना चाहता था। आवाजें जैसे बाग के शुरू में कोठरी के पास आकर रुक गईं। फिर किसी फौजी ने चिल्लाकर बाग की तलाशी लेने का आर्डर दिया। उसका लहजा डोगरा संतरी सा था। ऊपर जमीन पर कई फौजियों के भारी बूटों की दमक सुनाई दी और मैं गड्ढे की दीवार के साथ सिमट कर बैठ गया।
दस्ती बम मैंने उस तरह हाथ में तैयार कर रखा था कि अगर ऊपर से डोगरा सिपाही ने लकड़ी का तख्ता अलग किया तो मैं हैंड ग्रेनेड का पिन खींचकर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद चाहे मुझे गड़े में ही गोलियों से भून दिया जाए। कुछ फौजी बुट्टों की आवाज मेरे तहखाने के ऊपर वाले झाड़ चंकार के पास आकर रुक गई। फिर जैसे पत्तों और शाखों को संगीन से इधर उधर हटाकर देखा जाने लगा। मैंने दुम साध लिया। मेरी 2 उंगलियां पिन निकालने के लिए दस्ती बम के ऊपर आ गईं। ओए जांगली, इधर क्या कूड़ा करकट देखता फिरता है? इधर छप्पर के नीचे जाकर देखो, किसी फौजी ने दूर से आवाज दी। उसके साथ ही फौजी बुट्टों की आवाज दूर चली गई। मैं बच गया था। फिर मुझे अपने गफारा की आवाज सुनाई दी। वो किसी फौजी से कह रहा था, इधर कोई पाकिस्तानी कमांडो आता तो हम खुद आपको इत्ला कर देता। हम तो सर हर वक्त चौकस रहता है। बकवास बंद करो, हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानता है। हम पूरी तरह चेक करेगा। ये किसी डोगरा कंपनी कमांडर की आवाज ही हो सकती थी। कुछ देर तक फौजियों के बूटों की धमक और उनकी आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर ये सारी आवाजें मुझसे दूर होती हुई गायब हो गईं। खतरे के टल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हैंड ग्रेनेड को दोबारा जेब में रख लिया। बाहर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। दूर वादी में किसी चील के चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। फिर ये आवाज भी तहलील हो गई। गड़े में बैठे बैठे मैं तंग आ गया था। सोचा बाहर ताज़ा हवा में निकल आऊं, लेकिन गफारा की हदायत याद आ गई कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज बाहर मत निकलना। मैं अंधेरे गड़ानुमा तहखाने में ही दुबका रहा। मेरे सर के ऊपर लकड़ी के तख्ते में जो सुराख था उस पर कुछ शाखें आ गई थीं, जिसके बायस गड़े में हवा तो दाखिल हो रही थी मगर रोशनी कम आ रही थी। फिर ये रोशनी भी धुंधली होने लगी। मैंने अपनी घड़ी देखी। अंधेरे में उसकी सुइयां चमक रही थीं। दिन के 12 बजने वाले थे। फिर 1 और फिर दिन के 2 बज गए। 2:30 बजे के करीब मुझे इंसानी कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई दी। मैं एक बार फिर होशियार होकर बैठ गया। ये आवाज फौजी बूटों की नहीं थी, लेकिन गफारा की बजाय ये कोई भारतीय मुखबर भी हो सकता था जो मेरा सुराग लगाने वहां आया हो। मैंने चाकू निकाल लिया और कदमों की आवाज मेरे तहखाने के पास आकर रुक गई। अब गफारा की आवाज आई, ये मैं हूँ गफारा, घबराओ नहीं। उसके बाद फिर गहरी खामोशी छा गई। गफारा ऊपर इधर उधर चल फिर रहा था। मुझे जमीन पर टोकरे के घसीटने की आवाज भी सुनाई दी। फिर ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई सेब के दरख्तों की झाड़ियों को खींच रहा हो। मैं गफारा को आवाज देने ही लगा था कि ऊपर कोई झाड़ झंकाड़ हटाने लगा। फिर तख्ता उठ गया। उसके साथ ही गड़े में दिन की रोशनी और ताज़ा हवा का झोंका आया। मुझे ऊपर गफारे का सर नजर आया। उसने सर पर गरम मफलर लपेट रखा था। उसने आहिस्ता से कहा, मामला गड़बड़ है, मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकता। उसने ऊपर से एक पोटली फेंकी। उसमें रोटी है और ये तुम्हारी पानी की बोतल है। जब तक मैं ना आऊं हरगिज हरगिज बाहर मत निकलना। उसने तख्ता एक बार फिर बंद कर दिया। गड़े में अंधेरा छा गया था। मैं अब गफारा के रहमो करम पर था। अपने तौर कुछ नहीं कर सकता था। उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर था, क्योंकि मेरी भलाई भी उसी में थी। भारतीय फौज ने पुल तबाह होने के बाद इर्द गिर्द तूफान मचा रखा होगा। जगह जगह तलाशी ली जा रही होगी। मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा होगा। खुदा जाने वो क्या क्या जुल्म ढा रहे होंगे। मैंने पोटली में से मकई की रोटी निकाल कर खाई। साथ शलजम का अचार था। पानी का फ्लास्क हमारा ही था, जो मेरे साथी कमांडो नंबर 8 और कमांडो नंबर 9 अपने साथ लाए थे। मैं वहीं गड़े में पांव थोड़े से खोलकर पड़ा रहा। सारा दिन उसी गड़े में गुजर गया। अब शाम का अंधेरा फैल गया और तख्ते के सुराख में से आने वाली रोशनी गायब हो गई तो किसी ने पत्तों की शाखों को परे हटाया। फिर तख्ता ऊपर उठ गया। मैंने चाकू निकाल लिया। मैं हूँ गफारा, बाहर आ जाओ। दिन भर तारीख सर्द गड़े में पड़े रहने से मेरा जिस्म दर्द करने लगा था। मैं जल्दी से बाहर ताज़ा हवा में निकल आया। मेरा ख्याल था कि बाहर शाम हो गई, मगर बाहर आकर देखा तो रात का अंधेरा छाया था। ताज़ा हवा में सांस लेने से मेरी जान में जान आई। गफारा तेज तेज कदमों से चलता भाग के अंधेरे में से गुजरता कोठरी में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। जेब से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई और उसे जमीन पर एक जगह लगाते हुए बोला, हालात बड़े खराब हो रहे हैं। पुल के दोनों हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। भारतीय फौज की 2 मजीद बटालियन जम्मू से आ गई है। वो हमारे गांव के 10 आदमियों को शुबह में पकड़ कर ले गए हैं। ये बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा,
गफारा ने सर पर से मफलर उतार कर सर पर हाथ फेरा और उसे दोबारा बांधते हुए बोला, ये होता ही रहता है। तुम लोगों की तलाशी में भारतीय संतरी यहाँ भी आए थे। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सके। कुछ मैंने भी इन फौजियों के साथ बनाकर रखी है। उन्हें हर सीजन में अपने बाग के सेब, मकई और मक्खन देता रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर भी शक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, तुम मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करो, मैं वापस चला जाता हूँ। गफारा मेरे लिए रोटी और पानी लाया था। मैं रोटी खाने लगा। गफारा ने कहा, एक और खबर का पता चला है। वो क्या? मैंने पानी का घूंट पीकर पूछा। गफारा बोला, मेरे एक खास मुखबर ने इतला दी है कि कमांडो नंबर 9 जो तुम्हारे साथ गया था शहीद नहीं हुआ। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। तो क्या मेरा साथी कमांडो जिंदा है? हाँ, कमांडो नंबर 9 जिंदा है। उसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और पीछे जम्मू छावनी भेज दिया है। मेरी आंखों के सामने चमकीली आंखों और खशखशी दाढ़ी वाले जाले पाकिस्तानी सरफरोश कमांडो की शक्ल गुम गई। न जाने भारतीय उसे क्या क्या अजीतें नहीं देंगे, कैसी कैसी जिस्मानी अकूबत नहीं पहुंचाएंगे। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने गफारा से कहा, क्या तुम्हारी इतला सच्ची है? उससे पहले मेरे मुखबर की दी हुई कोई इतला झूठी नहीं निकली। मेरा ये मुखबर ऊपर बटालियन के मेस में खानसामा है। उसने अपने कानों से एक डोगरा अफसर को कमांडो नंबर 9 के बारे में बात करते सुना है। मैं खामोशी से रोटी खाने लगा। गफारा इस दौरान दोबारा उठकर बाहर जायजा लेने गया। मैं रोटी खा चुका तो उसने कहा, मेरे बेटे, तुम अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हो। वैसे भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भारतीय फौज के आदमी चप्पे चप्पे पर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें 2 सिपाहियों की लाशें भी मिल गई हैं जिन्हें तुम लोगों ने सड़क के ऊपर झाड़ियों में हलाक किया था। उनको यकीन है कि पाकिस्तानी कमांडो का एक साथी उसी जगह कहीं छुपा हुआ है। सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल दूंगा। मैं सोच रहा था कि एक बार फिर अपनी तमिल जबान की महारत, संस्कृत के इल्म और हिंदू देवमाला से गहरी वाकफियत और दीदों के अशलोकों के आजमाने का वक्त आ गया था। यह वो काम था जो कोई दूसरा कमांडो नहीं कर सकता था। मैंने गफारा से पूछा, गफारा, क्या तुम मुझे यहाँ कुछ चीजें लाकर दे सकते हो? कौन सी चीजें? गफारा ने कदरे ताज्जुब से पूछा। मैंने जब उसे बताया कि मुझे गहरे रंग की खदर की एक लंबी चादर, मनकों की 2 मालाएं, एक तरशोल, एक टायर सोल के ऊपर से ढकी हुई मोटी चप्पल और थोड़ा सा पानी में घुला हुआ कैसर चाहिए तो वो हैरानी से मेरी सूरत तकने लगा। तुम इन चीजों को लेकर क्या करोगे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये पहले ये बताओ कि क्या तुम ये चीजें मुझे मुहैया कर सकते हो? मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। गफारा बोला, गैरवा कदर तो जितना चाहोगे मिल जाएगा। साधुओं वाली मालाएं साथ वाले कस्बे के बाजार में ही मिल सकेंगी, क्योंकि वहाँ एक मशहूर मंदिर है और उसी बाजार में मालाएं बिकती हैं। बाकी तरशोल मैंने उस बाजार में भी कहीं नहीं देखी। कैसर तो हमारे घर में ही है। चप्पल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन क्या तुम साधु बनोगे? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं साधु बनकर यहाँ से निकलूंगा, लेकिन गफारा, तुम्हें मेरी खातिर, मेरे साथी कमांडो की खातिर एक और काम करना होगा। और वो काम ये है कि जिस तरह भी हो सके मुझे अपने मुखबर के जरिए सिर्फ इतना पता करके बता दो कि मेरा साथी कमांडो नंबर 9 जम्मू छावनी में किस रेजिमेंट की कैद में है। मैंने अपने साथी कमांडो को भारतीय फौज की कैद से छुड़ाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।